लेना है सर। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम, जुगाड़ चालू कर दिया उसका सर। हम नाम रखें क्वालिटी क्वालिटी। इनरिचमेंट प्रोग्राम। हाँ। देखिए सर, आप बोलते हैं, देखिए आपको सब चीज़ हम रेडी करके रखते अरे अंकित जी, आप पर तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब। हैं। देखिए आप सर, हर जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए सभी लोग। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया हैं। मैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। हाँ, तो आज से हम लोग मेंस की यात्रा पर चलेंगे, मुख्य परीक्षा की यात्रा पर, और ये सुनिश्चित करेंगे सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले सबसे पहले, और बिल्कुल शांति का माहौल बना दे। तब तक ऑनलाइन वालों को गुड आफ्टरनून बोल देते हैं। ऑनलाइन वालों को भी गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार। और ऑनलाइन वाले बच्चों से भी बताएंगे आज कि वो लोग भी साथ साथ में अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करते हुए चलेंगे। और अब आपको ये बता देते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कुछ चीजों का पालन करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे। जहां तक बात हिस्ट्री की है मेंस में, तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मेंस के लेवल पर हिस्ट्री उससे आधा है जितना आपने प्री में पढ़ लिया। केवल मॉडर्न का बता रहे हैं, केवल जितना मॉडर्न, एंशिएंट मेडिवल तो एक तरफ हटा दीजिए, एंशिएंट मेडिवल पूरा एक तरफ हटा दीजिए। जितना केवल मॉडर्न में पढ़ा था आप लोगों ने, उसका भी आधा ही हमें पढ़ना है केवल मेंस में। अब देख लीजिए आप कितना पढ़ना है। दूसरा, ये पक्का रहेगा, मतलब ये एक तरीके से आपको गारंटी रहेगी कि आपके 90% क्वेश्चंस, 95% क्वेश्चंस सीधे क्लास नोट से ही लगेंगे। पिछली 69वीं बीपीएससी की बात यदि हम करें तो 69वीं बीपीएससी में तो 14 डेज की क्लास हुई थी हमारी, केवल 14 डेज यानी 14 दिन की क्लास थी, और 90% क्वेश्चंस जो है अपने नोट्स से थे, मतलब जो हमने पढ़ाया था उसी से आ गए थे। तो ये इसके दो कारण थे, इसके दो कारण थे। भाई बैठ जाए पीछे वाले बच्चे जल्दी से। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये है दोस्तों कि वे जो क्वेश्चंस थे, बीपीएससी का एक क्राइटेरिया है, एक पूरा उनका एक क्या है, एक सरकमफेरेंस, एक परिधि है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। यह सामान्यतः माना जाता है कि उससे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी अपवाद हो जाता है। अपवाद तो हमेशा होता है और अपवाद के लिए हमें तैयार रहना भी चाहिए, लेकिन यदि अपवाद की बात करें तो ज्यादा स्थानों पर नहीं होगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन का उदाहरण आपको दिया था, अपवाद स्वरूप आ गया। आज उसको बहुत शानदार तरीके से आपको एक बार इंट्रो के साथ आपको ये बताते हुए चलेंगे। आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये होगा कि एक बार तो आपको शानदार तरीके से सिलेबस को नोट डाउन करा दें, ताकि आप गो थ्रू हो जाए कि हाँ हमें यही पढ़ना है, और घर जाकर इसी के प्रिंट को आपको सीधा अपनी स्टडी रूम में लगा देना है और बस डेली उठकर इसे ही देखना है कि हमें यही पढ़ना है। अब इसका भी अर्थ होता है बच्चों कि इसको हम क्यों देखें, सिलेबस को हम पर डे क्यों देखें। तो सिलेबस को पर डे हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम इससे सेंट्रलाइज्ड और फोकस्ड हो जाते हैं, यानी हम केंद्रीकृत हो जाते हैं एक ही तरफ कि भाई हमारी विषय वस्तु ये है और हमें केवल इन टॉपिक्स के थ्रू ही जाना है, दूसरे टॉपिक्स के थ्रू हमें जाना ही नहीं है। तो इस बात को
सिलेबस को आज ही जैसे हम लिख लेंगे तो आप लोगों को, यदि वो प्रिंट फॉर्म में भी नहीं है, प्रिंट हालांकि आपके पास तो पीपीटी फॉर्म में भी रहेगा वो, है ना, ये तो सारी पीपीटी सारे स्ट्रक्चर तो आपको जाएंगे ही, है ना। स्ट्रक्चर भी हम कुछ स्ट्रक्चर तो आपको बिल्कुल एकदम उस फॉर्म में दे देंगे, एक बनवा के हाथ से बना के, ताकि आप हर टॉपिक का अलग अलग स्ट्रक्चर बना के उसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने में प्रयोग कर ले। तो मतलब हमारा जो प्रोग्राम होगा, पूरा जो कार्यक्रम होगा, वो कुछ चीजों पर फोकस्ड होगा। जैसे पहला हमारा कंटेंट, दूसरा हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस कहां से आए हैं टॉपिक से। सबसे बेस्ट रणनीति मेंस की ये है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखो, फिर उस टॉपिक को, जिस पहले टॉपिक को यदि आपने शुरू किया, उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर देखो उठाकर, कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में कैसे, यानी कैसे क्वेश्चंस उस टॉपिक से बने हैं, और उन टॉपिक से बने हुए क्वेश्चंस को ये देखो कि हम सभी क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, हमारे कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है। और फिर ये सुनिश्चित कर लेना कि यदि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन हैं, ध्यान देंगे बच्चों, यदि 1857 की क्रांति से क्वेश्चन हैं तो इससे बाहर तो नहीं है, इससे बाहर तो नहीं है, यानी जो हमने पढ़ा है, जो हमने नोटिंग किया है, जो हमने नोट किया है, उससे बाहर तो कोई चीज नहीं है। और यदि 1857 में उससे बाहर चीजें नहीं होंगी तो फिर ये मान लो, तय मानो कि 1857 की क्रांति आपकी तैयार हो गई और इसमें बिहार के संदर्भ में भी चर्चा हो जाएगी। जैसे दो एस्पेक्ट होंगे 1857 के, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, सभी टॉपिक्स में यही होगा। दो एस्पेक्ट होंगे। पहला एस्पेक्ट ये होगा कि 1857 को आप राष्ट्रीय या नेशनल स्वरूप के साथ पढ़ ले। नेशनल स्वरूप का मतलब यहां पर यह है, जैसे हम आपको बता दें, दो आयाम होंगे क्वेश्चंस के या हर टॉपिक के बच्चों। पहला आयाम होगा यानी राष्ट्रीय संदर्भ में, किसमें? राष्ट्रीय संदर्भ में। राष्ट्रीय संदर्भ ये कहेगा कि 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके वास्तव में राष्ट्रीय कारण क्या क्या थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसकी असफलता के मुख्य कारण क्या थे, उसके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर क्या देखे गए। पहला संदर्भ तो ये हो गया। और उसका स्वरूप कैसा था, यानी इतिहासकारों में उसके स्वरूप को लेकर क्या बातें की गई है, ये देख लिया। तो पहला संदर्भ है राष्ट्रीय संदर्भ, ये पहला संदर्भ है। और दूसरा है बिहार संदर्भ। दूसरा क्या है? बिहार संदर्भ। अब बिहार संदर्भ में 1857 की क्रांति की बात बहुत अलग से आपको नहीं करनी, बस केवल कुंवर सिंह की भूमिका, केवल किसकी भूमिका? कुंवर सिंह की भूमिका पर बात करनी है और उनके योगदान पर बात करनी है आपको कि कैसे बिहार में 1857 की क्रांति का प्रभाव पड़ा और उसमें कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी। अब यदि आप बात करें कि बिहार में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो आप सीधे स्तर पर कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय कारण थे लगभग वही कारण बिहार में भी थे। और एक कारण आप कुंवर सिंह का जोड़ दीजिएगा कि भाई जमींदारों को किस प्रकार, जिससे जमींदार किस प्रकार प्रभावित हुए और कुंवर सिंह क्यों मैदान में आए या क्यों 1857 की क्रांति से जुड़े। तो सारे कारण हो गए। और फिर आप जो है कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में विस्तार से बता दे। तो इस तरीके से करके 1857 की क्रांति से संबंधित सारे एस्पेक्ट जो हमारे क्लियर हो गए, पहली बात। लेकिन अब मुद्दा है कि आपके पास कुछ ऐसा भी मटेरियल है जो प्री के लेवल पर भी आपको लिखवाया गया है, प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर। तो प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल 1857 की क्रांति के बाद से जो जो चीजें वहां से टच करती जाएगी वो हम आपको बताते जाएंगे। वे नोट्स आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेंगे, क्योंकि हमने बहुत शानदार तरीके से भूमिका और सारी चीजें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाए थे वो कि हम लोग एक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलेंगे, और वो बना भी था हमारा। तो 1857 की क्रांति में जैसे ही हम पहुंचे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले सारे बच्चों को याद होगा
कि हमने ये पहला सेंटेंस यही कहा था कि यहां से मेंस भी स्टार्ट होता है ना। और अब भी हम आपको कहेंगे कि आप जिस भी टॉपिक को हम शुरू करें उस टॉपिक को उस स्तर पर भी पढ़कर आएंगे, उस स्तर पर भी पढ़कर आएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 30% एरिया हमने वहां कवर किया हुआ है। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, 30%। जैसे आंकड़े, आंकड़े हम बहुत ज्यादा यहां नहीं लिखेंगे, तो आंकड़े यदि वहां से थोड़ा बहुत उठाना पड़ा तो वहां से प्रमाणीकरण के साथ उठा सकते हैं, लेकिन वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और इसमें इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले सिलेबस, सिलेबस के बाद टॉपिक, टॉपिक हमारे सामने क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके से चरण चलेगा पहला हमारा कि पहले सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को देखेंगे। पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम के हिसाब से हमारे पास क्या आएंगे, टॉपिक आएगा, यानी टॉपिक्स होंगे। टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू होंगे। क्या होंगे, पीवाईक्यूज होंगे। और पीवाईक्यूज को देखने के बाद एक मॉडल आंसर होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, मॉडल। कुछ मॉडल क्वेश्चंस होंगे जैसे जो हम लिखवाएंगे आपको, कुछ मॉडल क्वेश्चंस जो हम आपको लिखने के लिए देंगे। और मॉडल क्वेश्चंस देने के साथ साथ में एक मॉडल आंसर भी हम आपको क्या देंगे, प्रदान करेंगे। एक मॉडल आंसर का मतलब है एक ऐसा उत्तर, एक ऐसा उत्तर आपको देंगे जो आपको उस टॉपिक से संबंधित लिखने में मदद करेगा कि आदर्श स्थिति ये हो सकती है लिखने की। क्योंकि अभी हम जानते हैं आज के बाद से तुम्हारा 6 नंबर में आना जाना बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम कोई तो आके हमें यही सीधा कहेगा कि सर बाकी तो सब ठीक है लेकिन शुरू कहां से करें, है ना। तो ये सच कह रहे हो बच्चों हम आपको, सर शुरू कैसे करें यही नहीं पता चलता। अब प्री के दौरान हम सर पीट कर बताते थे आपको, और हम कहते भी थे, चुनौती देते थे इस बात की कि देखो हम चुनौती दे रहे हैं, तुम इस काम को नहीं करोगे। और तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि उस चुनौती को सुनकर के भी उसको पचा जाते थे कि नहीं करेंगे, फिर हम कोई बात नहीं, जब आपने मान ही लिया कि नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने तब तो 100 200 शब्द लिखे नहीं, जिससे कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है। हमें पता है ना, यहां बैठे हुए 70% ने नहीं लिखे, है ना। 30% भी ज्यादा ही बोल दिया हमने, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो हौसला बढ़ाना पड़ेगा। तो 70% लोगों ने वो प्रैक्टिस नहीं की, और अब अचानक से वो लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उनका खूंखार रूप दिखाई देगा कॉपी पर, ठीक है। जो फिर वो जो पूछेगा क्वेश्चन उसका जवाब ना देकर बाकी सारी बातों का जवाब वो देगा, ठीक है। कोई तो यदि कारण हमने पूछा 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा कीजिए, है ना, या कारणों को विस्तार से समझाइए, है ना। या फिर हम ये कह दे, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन ये पूछ लिया कि 1857 की क्रांति में सामाजिक सहभागिता कैसे बनी, बस इसके तो उड़ गए तोते, क्योंकि इसको सामाजिक सहभागिता पता नहीं चली। और अब ये जाएगा सीधा प्लासी के युद्ध पे, और वहां से शुरू करेगा। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशों की नीतियां, वहां से पूरा एकदम, और पता चलेगा कि 100 शब्द इसे लिखने ही है बेचारे को, 80 उसी में लिख दिया, और बाद में फिर 2 लाइन सामाजिक सहभागिता के संबंध में जो इसको समझ में आया वो लिख दिया। बस एग्जामिनर इसी से बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। एग्जामिनर को आप परेशान मत करना, हो सकता है वह घर से भी लड़कर आया हो उस दिन, है ना, पत्नी ने समय पर नाश्ता ना दिया हो या चाय वगैरह ना दी हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो उसे परेशान तुम मत करना। तो पहले सबसे पहले पाठ्यक्रम, फिर एक एक टॉपिक, फिर पीवाईक्यू देखेंगे उस टॉपिक के साथ में मॉडल क्वेश्चंस और मॉडल आंसर। लेकिन अब एक चीज रह गई, ये जो टॉपिक है इसे हम विस्तार देंगे और इसे हम पढ़ाएंगे और इसे हम समझाएंगे और लिखाएंगे, तो आपके पास कंटेंट की कमी होगी ही नहीं। क्लियर हुआ। ये मॉडल आंसर भी आपको प्रदान करवाए जाएंगे, यानी आपको दिए जाएंगे। अब पीवाईक्यू के संबंध में आपको बता दें कि 2-3 दिन में पीवाईक्यूज सब सिस्टमेटिक रूप से आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। अभी हमारे पास एक ऐसा रूप है जो रो कह सकते हैं आप, अभी वो पूरा उसमें नहीं आया है।
एकदम रिफाइंड रूप में नहीं आया है। ये इस प्रकार के हमारे पीवाईक्यूज रहेंगे और इसमें सेक्शन वाइज रहेगा सारा। जैसे आपको अलग से नहीं फिर कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे सेक्शन वाइज का मतलब है जीएस पेपर फर्स्ट, आपको करना क्या है, केवल 1857 की क्रांति निकाला आपने और आपने उसके पीवाईक्यू देख लिए। अच्छा ये चीजें हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा पीवाईक्यू देखकर एक पेज पर आपको नोट भी करना चाहिए कि देखो हमें ये चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार करनी है। क्योंकि बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है बच्चों, हम आपको एक बार फिर से कह दे, बीपीएससी का पैटर्न ये रहा है इतिहास और या दूसरे संदर्भ में कि उसके क्राइटेरिया जो है वो सीमित है और क्वेश्चंस लगातार वहीं से पूछे जाते हैं। तो इस बात को हम बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप फोकस करके पढ़े। जो बच्चा फोकस करके पढ़ेगा वो इसमें बहुत उत्तम तरीके से पास कर जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आएगा। शब्द सीमा का भी ध्यान रखेंगे लेखन के क्रम में, जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बच्चों सबसे पहले हमें 2-3 बातों पर चर्चा करनी है कि कैसे हमें सिलेबस को आगे बढ़ाना है। जैसे सबसे पहले बच्चों हमें यह देखना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि पाठ्यक्रम से जो प्रश्न हैं, प्रश्नों का स्वरूप कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों का स्वरूप कैसा है। साथ में आप उसे डील कैसे करेंगे, उसमें आपका रोल क्या है, यानी आपकी भूमिका क्या है। इन 3 प्रश्नों को हमें मुख्य रूप से समझना चाहिए, जिसमें सबसे पहला की फीचर है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। सिलेबस का मतलब यहां पर यह है बच्चों कि आप एकदम पहली नजर में यह देख ले कि हाँ हमारे पास ये चीजें हैं और फिर उसको उसी तरीके से लगाकर उस पर एक एक टॉपिक पर काम करें। अब जैसे हम सिलेबस की बात करें तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स यहां पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है पाठ्यक्रम में। इसमें सबसे पहले है 4 टॉपिक, हमें सबसे पहले 4 मुख्य टॉपिक पर बात करनी है, ठीक है। लिखना है पहले कला, यानी कि कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है, कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक है वो कुल मिलाकर गिने चुने हैं। जैसे मौर्य कला, आपको पता है मौर्य कला। दूसरा है बच्चों मौर्य कला के बाद में क्या, पाल कला, बिल्कुल एकदम पाल कला। और तीसरा है आपको पटना कलम शैली, है ना, पटना कलम शैली ये है। इसमें मधुबनी आर्ट अलग से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मधुबनी आर्ट या मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, इसको कह सकते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो आप ये पेंटिंग्स ये कहेंगे आप कला एवं संस्कृति के मामले में, ठीक है। तो आप बंधाई चीजें आपको याद आ गई कि आप कला में, कला एवं संस्कृति में आपको बस केवल और केवल इन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करनी है। इसके बाद बच्चों एक विद्रोह आ गए, एक तरफ आ गए विद्रोह भी इसके सामने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिक्रिया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया या इसको आप कह सकते हैं अपराइजिंग्स, विद्रोह। अब इस विद्रोह को आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखो सिलेबस को कैसे हमें खंड खंड करके तोड़ देना है, यानी उसे खंडों में विभाजित करेंगे। सिलेबस बीपीएससी ने तो सीधा लिख दिया बस एक शब्द, बीपीएससी ने एक शब्द कहे, एक वाक्य लिख दिया और लिखा कि आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला, और ब्रैकेट में डाल दिया बिहार विशेष संदर्भ। आधुनिक भारत का इतिहास क्या, तो जब इसमें हम अंदर खाने जाए तो हमें 2-3 बातों पर विचार करना पड़ेगा कि पहला यह है कि आधुनिक भारत का मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आधुनिक भारत में चीजें स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति से।
तो बस इससे पहले के खंडों पर हमें चर्चा ही नहीं करनी, इससे पहले के खंडों पर हमें चर्चा करनी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए विद्रोह में 3 स्वरूप मुख्य रूप से आएंगे हमारे सामने। एक 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, देखिए ये स्वरूप आ गया। दूसरा जनजातीय विद्रोह यानी ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजातीय विद्रोह यानी कि ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट्स में यहां पर मुख्य रूप से हम कुछ चीजों को समझेंगे। जैसे एक तो हमें ट्राइबल मूवमेंट्स में यही समझना है कि जो ट्राइबल यानी जनजातीय विद्रोह हुए उनके वास्तव में कारण क्या थे, वे असफल क्यों हुए, उनका नेचर कैसा था, ये तो पढ़ लिया हमने राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अब आ जाओ बिहार के विशेष संदर्भ में, तो 2 जनजातीय विद्रोह हमें बहुत मुख्य रूप से पढ़ने पड़ेंगे, एक संथाल और एक मुंडा। और यहां से लगातार क्वेश्चंस की आवृत्ति, क्वेश्चंस की बारंबारता आप देखोगे, लगातार क्वेश्चन आएंगे। एक साल, इस बार मुंडा का है नंबर, पिछली बार संथाल पूछा था ना, इस बार मुंडा का नंबर है, तो इसलिए मुंडा जो है जरूर मिलेगा आपको देखने में। तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है कि ये आएगा। तीसरा भी प्रकार है बच्चों अपराइजिंग्स में, वो है किसानों की प्रतिक्रिया। क्या है? किसानों की प्रतिक्रिया, या आप कहेंगे किसान विद्रोह। क्या कहेंगे? किसान विद्रोह। किसान विद्रोह में हमें 2-3 बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी बच्चों। जैसे किसान विद्रोह में हमें यह समझना पड़ेगा कि किसान विद्रोह के कारण क्या थे, कौन कौन से प्रमुख किसान विद्रोह हुए। जैसे बच्चों नील आंदोलन, पाबना, ठीक है, नील पाबना के साथ साथ आपको किसान आंदोलनों में सहजानंद सरस्वती का योगदान देखना पड़ेगा। सहजानंद सरस्वती का योगदान किसान आंदोलनों में क्या हुआ, किसान आंदोलन में उनका योगदान क्या रहा, ये हम अलग से मूल्यांकन करेंगे। और सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये संभावना है कि आगे भी सहजानंद सरस्वती से क्वेश्चन पूछा जाए। किसान आंदोलन में तो चंपारण भी आ जाता है, लेकिन हम उसे गांधी जी के साथ ऐड करके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 3 प्रकार के विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आपको पढ़ने हैं। पहला टॉपिक भी हमारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगा। ध्यान से सुने, एक तो टॉपिक हो गया सीधा 1857 की क्रांति, लेकिन यदि व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापक दृष्टिकोण से इस टॉपिक का नाम होगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया कितने प्रकार की? 3। एक राष्ट्रीय यानी 1857 की क्रांति, क्षेत्रीय यानी जनजातीय विद्रोह, और यह भी क्षेत्रीय यानी किसान आंदोलन या किसान विद्रोह। बात समझ पा रहे हो? तो ये तो हमारा रहेगा 2 टॉपिक तो ये हो गए, कला एवं संस्कृति और आधुनिक भारत में प्रवेश करते ही हमें यह आधुनिक भारत से संबंधित चर्चा है सारी। 2 ही खंड है बच्चों बस, केवल सिलेबस के कितने खंड है? 2, एक कला एवं संस्कृति, एक आधुनिक भारत, 2 ही खंड है बस। आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति को तो ये 4 टॉपिक लिखकर साफ कर दिया। अब आ जाते हैं यहां विद्रोह, पहला टॉपिक हो गया। इसके अलावा एक है बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत में हमारे पास दूसरा टॉपिक होगा, और वैसे तीसरा मानो आप, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ टॉपिक हमारे पास मुख्य रूप से रहेंगे बच्चों। जैसे पहला टॉपिक हमारे रहेगा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणाएं, राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणाएं, यह टॉपिक होगा। अब ये राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणाओं में कई प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, किसके उदय के कारण? राष्ट्रवाद के। तो राष्ट्रवाद से संबंधित अवधारणा हुई या नहीं हुई? हुई। राष्ट्रवाद के उदय के कारण के साथ साथ राष्ट्रवाद है क्या, है ना, और राष्ट्रवाद के उदय के कारण के साथ साथ में जोड़ेंगे कांग्रेस को बाद में, क्योंकि एक राष्ट्रवादी संस्था के रूप में सामने आई। तो दूसरा बच्चों कांग्रेस से संबंधित अवधारणाएं या कांग्रेस से संबंधित पक्ष। कांग्रेस से संबंधित पक्षों में कई पक्ष आ जाएंगे।
जैसे कांग्रेस का उदारवादी, गरम दल और नरम दल, नरम दल और गरम दल हो गए, यानी उदारवादी और उग्रवादी यानी उग्रपंथी चरण हो गया। तो दोनों चरणों को हमें विशेष रूप से प्लस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विचारधाराएं, ठीक है, जैसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्री में बस लिखवा के छोड़ दिया, यहां विस्तार देंगे। जैसे अभिजात वर्ग का सिद्धांत यहां विस्तार देंगे। जैसे तड़ित चालक का सिद्धांत, तो यहां आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा कि तड़ित चालक का सिद्धांत यह है। तो यह विचारधारा है कांग्रेस से संबंधित, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई और उसके प्रथम चरण में नरम दल का योगदान क्या रहा, यह हमें देखना है। प्रथम चरण तो जानते हो ना, प्रथम बताओ। अब ये टॉपिक हम समझा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये बात चल रही है कि ये सब चीजें हम तुम्हें प्री में पढ़ा चुके, तभी तो हम इतना फ्लुएंट बोल पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो हमें कांग्रेस की स्थापना तुम्हें समझानी पड़ती। तो कांग्रेस से संबंधित पक्षों पर विचार तीसरा बच्चों हम सीधे यहां से घुस जाते हैं बंगाल। अच्छा, यहां पर दो पक्ष होंगे, एक गरम दल एक नरम दल। तो यहां पर नरम दल जिसको आप बोलते हैं बच्चों मॉडरेट्स, क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स। इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको जब हिंदी में क्वेश्चन कभी मेंस का समझ में नहीं आया तो बच्चों इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं उसे। जैसे एक्सट्रीमिस्ट को कई टाइप की चीजें लिख सकता है इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। एक्सट्रीमिस्ट को उग्रपंथ लिख सकता है ना, एक ऐसा वर्ग जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है ब्रिटिश शासन के खिलाफ। लेकिन आपको इंग्लिश में यह याद रखना कि वहां पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा मिलेगा और वो क्या है, एक्सट्रीमिस्ट। क्या है, एक्सट्रीमिस्ट। तो इन चीजों को थोड़ा सा, ये टर्म्स जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम कहेंगे आपको कि इनको थोड़ा सा देख लेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। बंगाल विभाजन बच्चों, क्या है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 की घटना और बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन, क्या है बच्चों, स्वदेशी आंदोलन। ये दोनों लक्कर है और बंगाल इसमें प्रभावित है, और बंगाल प्रभावित है तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार भी प्रभावित है। अरे यस और नो, बंगाल प्रभावित है तो बिहार भी प्रभावित है, स्वाभाविक सी बात है। और बच्चों फिर पांचवा टॉपिक यहीं पर आपको समझाते हुए चलेंगे, स्वतंत्र बिहार का सृजन या निर्माण, है ना, या स्वतंत्र राज्य के रूप में बिहार का उदय। स्वतंत्र राज्य के रूप में बिहार का उदय, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र राज्य के रूप में बिहार का उदय कैसे हुआ, बिहार का उदय कैसे हुआ, इस बात को भी हम समझेंगे कि स्वतंत्र राज्य के रूप में बिहार सामने कैसे आया, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम सीधे चले जाते हैं होम रूल मूवमेंट में। बीच की सारी घटनाएं हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे मेंस के सिलेबस के लिए उनकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि छठा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं होम रूल आंदोलन। अब होम रूल आंदोलन आप जैसे ही पढ़ेंगे तो उसे दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे आप। अब होम रूल आंदोलन को एक परिप्रेक्ष्य में तो आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय, और एक बच्चों बिहार का योगदान क्या होम रूल आंदोलन में था, बिहार के संदर्भ में भी पढ़ेंगे एक। तो याद रखना एनी बेसेंट की यात्रा बिहार में भी हुई है बच्चों, और एनी बेसेंट की यात्रा बिहार में हुई, और एनी बेसेंट वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट, यानी कि जो स्वशासन आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, उसमें तिलक की भूमिका और एनी की भूमिका, दोनों की भूमिका है। बट इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एनी इस दौर में तिलक से ज्यादा अच्छी भूमिका का निर्वाह कर जाती है, और उनका आंदोलन एज कंपेयर टू बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में क्या होता है, उदित होता है। तो इस बात को हमने प्री के लेवल पर भी आपको पढ़ाया भी और समझाया, लिखाया भी। तो बिहार की स्थिति, साथ में होम रूल आंदोलन के बाद बच्चों सीधे हम चले जाएंगे गांधीवादी आंदोलन पे। किस पे चले जाएंगे,
गांधीवादी आंदोलन पे। गांधीवादी आंदोलनों को बच्चों मैं आपको अलग से इसको आपको रेखांकित करूंगा। जैसे गांधीवादी आंदोलनों से संबंधित आप क्या करेंगे, पहले खिलाफत आंदोलन है, तो खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में भी। बिहार से खिलाफत को किसने आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे बच्चों, जिसको हम एनसीएम या नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग के बाद बच्चों सीधा हम जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम जाएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। किस पर जाएंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। व्यक्तिगत सत्याग्रह से हम जाएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट पर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन पर। और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही गांधी जी के राजनीतिक संदर्भों की व्याख्या हो जाएगी। लेकिन गांधी जी यहां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेंस में गांधी जी इससे आगे जाएंगे, क्योंकि गांधी जी हमारे सामने एक चिंतक के रूप में भी हैं और लगातार गांधी जी से चिंतक के रूप में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मतलब चिंतक यानी विचारक, विचारक से संबंधित जो टॉपिक है। तो गांधीवादी आंदोलन है बच्चों, होम रूल आंदोलन है। गांधीवादी आंदोलनों को अलग बताया। खिलाफत है 1919-20, 1920, सविनय अवज्ञा 1930, व्यक्तिगत 1940 और भारत छोड़ो 1942। तो ये टॉपिक जो है हमें मुख्य रूप से गांधीवादी आंदोलनों में देखने हैं। लेकिन इससे अलावा हम आपको एक टॉपिक और पढ़ाएंगे और वो है गांधी से संबंधित गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में भूमिका। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में भूमिका, और वो हम खिलाफत से पहले ही आपको डिस्कस कर देंगे। दक्षिण अफ्रीका में भूमिका बच्चों गांधी जी की भूलाई नहीं जा सकती। दक्षिण अफ्रीका में भूमिका प्लस एक बात हम और भी बताएंगे आपको इसके साथ। यहां से हम गांधी जी का पूरा व्यक्तित्व आपके सामने लेकर आएंगे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कैसे तैयार हुए, आखिरकार कैसे तैयार हुए, और गांधी जी की लर्निंग या सीख क्या है। गांधी जी की सीख क्या है जो कहां से मिली उन्हें, दक्षिण अफ्रीका से मिली। तो इस बात को भी हम मुख्य रूप से देख लेंगे। अब इसके अलावा कुछ बच्चों मिसलेनियस यानी कि कुछ विविध प्रकार के अन्य टॉपिक की बात करें तो वो भी आपके सामने आ सकते हैं। जैसे अन्य टॉपिक्स की बात करें या अदर टॉपिक्स की बात करें तो उसमें कुछ टॉपिक्स है, जैसे बच्चों महिलाओं से संबंधित है ना, महिलाओं का योगदान है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यह टॉपिक एक हो जाएगा बच्चों, महिलाओं की भूमिका। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ महिलाओं की भूमिका बिहार के विशेष संदर्भ में भी पढ़ेंगे। बिहार के विशेष संदर्भ में यानी बिहार की महिलाओं ने किस प्रकार योगदान दिया। साथ में बच्चों शिक्षा का विकास पढ़ेंगे। शिक्षा का विकास राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाएंगे। पहले तो आपको बताएंगे कि शिक्षा का विकास कैसे हुआ, प्राचीन काल से बिहार को जोड़ते हुए चलेंगे नालंदा से जोड़ते हुए आपको भूमिका में ये बताएंगे कि विक्रमशिला कैसे आई, है ना। नालंदा विक्रमशिला के बाद मध्यकाल में बताएंगे कि कैसी स्थिति रही बिहार की, और फिर आधुनिक काल में बिहार के एजुकेशनल सेंटर कैसे आपके सामने आते हैं उभर में, उसको बताएंगे। लेकिन आपको लिखना वहां भूमिका भले ही आप छोटी सी आप बता सकते हो बिहार के प्राचीन संस्थानों के बारे में, लेकिन वहां आपको मुख्यतः आधुनिक का लिखना है। लेकिन एक पिछले साल अपवाद स्वरूप क्वेश्चन यहां भी देखा जा सकता है। वहां पूछा गया है कि प्राचीन काल में बिहार शिक्षा एवं आध्यात्म का केंद्र रहा है। 38 नंबर में है ये। कितने में है? 38 नंबर में। यानी आपको मान के चलिए 350 से 400 शब्द लिखने हैं। अच्छा, यहां पर शब्द हम जब बोलेंगे तो इसका मतलब है आपको 10-20 आगे पीछे करके इतना ही लिखना है। भावनाओं में नहीं बहना। भावनाओं में तुम ज्यादा बह जाते हो
और पता चला कि 1857 की क्रांति के यदि कारण पूछे तो परिणाम वरिणाम सब लिख के छोड़ते हो, क्योंकि आप ये बताना चाहते हो देखो मैं इतना विद्वान हूं कि इस क्वेश्चन को तो छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दूसरे मुझे कम आते हैं। तो इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं किसी भी तरीके से। तो शिक्षा का विकास बच्चों यहां पर भारत एवं बिहार के विशेष संदर्भ में देखेंगे हम। बिहार में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, बिहार कैसे प्रभावित हुआ, इसके साथ एक टॉपिक बच्चों और जोड़ेंगे, उसको ध्यान से समझना। तकनीकी शिक्षा का विकास, बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास। तो बिहार में तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में क्या हुआ, बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ बेटा, तकनीकी शिक्षा का विकास बिहार में कैसे हुआ, इसको भी हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सांधा। इसके बाद प्रेस, प्रेस का विकास, प्रेस का विकास बच्चों, प्रेस का विकास का मतलब है प्रेस की भूमिका कैसी थी और उसका विकास कैसे हुआ, इसको हम समझेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, शिक्षा का विकास, बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, एक तरफ हमारे ये टॉपिक हो गए। तो ये टॉपिक, ये कुछ ऐसे टॉपिक है बच्चों जिन पर हमें बात करनी है, जिन पर हमें बात करनी है। एक टॉपिक बच्चों और रह गया, एक टॉपिक रह गया हमारे चिंतक। क्या रह गए, चिंतक, चिंतक या विचारक रह गए बच्चों। थिंकर्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, थिंकर्स। इन्होंने सोचा है, थिंकर्स, मौलिक सोच सोची है इन्होंने। थिंकर्स आपकी तरह नहीं है, सोचते तो आप भी हो, इन्होंने मौलिक सोचा है। मौलिक का मतलब इनकी विचारधारा ऐसी रही है, भले ही इन्होंने विशेष तरीके से पढ़ लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो अपनी है स्वयं की। तो मौलिक, आप तो सोचने में गुरेज करते हो, है ना। आपको कहते, हम प्री के दौरान कहते कहते थक जाते थे कि थोड़ा सोचो। अब तो हम डरेंगे कहते हो इस बात को, क्योंकि अब चल रही है सर्दी और तुम चिंतन करोगे रजाई में बैठ के। और ये बहुत संभावना है, प्रबल संभावना है कि तुम चिंतन करते करते एक पावर नैप मार लोगे, जब तक कि कोई बगल वाला ना बुला दे कि भाई सो गए आज इतनी जल्दी, तो तुम एकदम ऐसे उठोगे। किसने कहा सो रहा हूं, गांधी जी पर मनन चिंतन कर रहा हूं। ठीक है, पता चला इसने एक पावर नैप मार लिया, है ना। तो अभी इनका जो चिंतन है बच्चों वो मौलिक चिंतन है। कैसा चिंतन है, मौलिक। जब आप बहुत ज्यादा किसी विषय पर सोचते हो तो अपनी आपकी एक विचारधारा, एक सोच का उदय होता है, वह निकलकर सामने आती है। देखना आप कभी भी, आप 1857 की क्रांति के बारे में मौलिक रूप से आधा एक घंटा सोचना, आपके दिमाग में बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल कर आने लगेंगे सॉरी। और यही तो सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट यही तो होता है, वह पढ़ने के साथ साथ चिंतन भी करता है, और जैसे ही वह चिंतन करेगा वैसे ही उसे वे आयाम मिलेंगे जो कभी भी बंधी बंधाई किताबों से नहीं मिल सकते। मैथ का क्या गुण है, मैथ का विशेष गुण यह है कि जितना सोल्व करोगे उतना ही बहुत आसानी से सोल्व करते जाओगे, है ना। और मैथमेटिक्स में ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो आप दो तरीके से क्वेश्चंस तो आपको दिया हुआ है गाइड में या पेपर में एग्जाम, और उस टॉपिक को आपने इतना सोल्व कर लिया, आप एक अलग तरीका इजाद कर देते, अरे ऐसे भी तो सोल्व हो जाएगा, ये नहीं समझते। ज्यादा सोचा आपने तो मौलिक निकल आया। तो बस इन्होंने बहुत चिंतन किया बच्चों, तो मौलिक विचारधारा इनकी आई। गांधी जी, सबसे पहले यहां बच्चों महात्मा गांधी जी है। गांधी जी चिंतक के रूप में हम पढ़ेंगे। दूसरे पढ़ेंगे बच्चों हम नेहरू जी। नेहरू के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपने जो भी पढ़ा है, अरे भाई मैं टकरा गया अभी पीछे एक बहुत ज्वलनशील व्यक्ति से, और ये जो है नेहरू जी की बात कर रहे थे। अच्छा ये थे मतलब एक ड्राइवर, और ये दिल्ली में उलझ गए एक दिन, है ना, हो जाता है ना ऐसा भी कभी कभी। तो अब ये
लगे अपना ज्ञान झाड़ने, और इन्होंने नेहरू और गांधी जी को दोनों को कटघरे में बंद कर दिया। अच्छा, यात्रा भी दूर दूर की थी, अभी हम गए हुए थे घर, उसी की बात है, बहुत रिसेंट मुद्दा है ये। और यात्रा दूर की थी, यानी 2-3 घंटे की यात्रा थी, तो हम सोचो हमने कैसे झेला होगा। अच्छा, अब इससे हम बता भी नहीं सकते इसे, क्योंकि इसका ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है और हम खूब अच्छे से जान रहे हैं। तो भाई वो अब कैसे कैसे नेहरू जी के बारे में क्या क्या बात बता रहा है वो, तो आपकी ये सारी भ्रांतियां दूर होंगी और आपको ये पता चलेगा कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी के सामने क्या क्या चुनौतियां थी और उन्होंने कैसे इन चुनौतियों से निपटकर 1964 तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक देश को वो दिशा दे चुके थे। क्या दे चुके थे? दिशा दे चुके थे। एक अच्छी दशा में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया था, ये आप जानोगे बच्चों। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हम यहां पर सिर्फ नेहरू लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर तो जैसे व्यक्ति, तो बच्चों इतने बड़े थिंकर ये हुए, इन्होंने साहित्य में, शिक्षा के क्षेत्र में और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में, ध्यान देंगे 3 मुख्य बिंदु है इनकी विचारधारा के, टैगोर की। साहित्य के क्षेत्र में, तो बच्चों बस साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है आपको बस एक वाक्य से बताऊंगा। आपने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सुना है, जिनकी फेमस कृति है देवदास, और देवदास तो सबने देखी होगी। अब देवदास मूवी देखी होगी, पढ़ी तो नहीं होगी तुमने। अब एक बार शरत चंद्र से पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या कहेंगे, उनकी लेखन के बारे में। तो शरत चंद्र ने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा हम लोगों के लिए लिखते हैं, आम लोगों के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर हमारे लिए। समझे? यानी वे इतना बौद्धिक लिखते हैं कि उन्हें हम पढ़ते हैं, लेखक पढ़ते हैं, और हम आम लोगों के लिए लिखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य में बहुत जबरदस्त योगदान है बच्चों, ठीक है। और साथ में शिक्षा में बड़ा योगदान है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहां बैठे हुए बीएड की होगी तो पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी को वहां पढ़ना पड़ता है। और शिक्षा साहित्य के अलावा बच्चों, शिक्षा साहित्य के अलावा राष्ट्रवाद के संबंध में इनके विचार बड़े अच्छे हैं बच्चों। राष्ट्रवाद के विषय में इनके विचार अच्छे हैं। गांधी जी की तो बात ही मत छोड़ो बच्चों, सत्याग्रह, अहिंसा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि सारी विचारधाराएं गांधी जी के पढ़ने के बाद आपको होश आएगा कि गांधी जी चलते फिरते एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी क्रांति थी, जबकि चलते थे लाठी पकड़कर, है ना। तभी शायद आइंस्टीन ने कहा होगा कि ऐसा हार्डमांस का पुतला चलेगा जमीन पर, कभी ऐसा सोचा नहीं था। अच्छा बच्चों, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के बच्चों समाजवादी विचार भी पढ़ेंगे हम। 5वें पर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया से ज्यादा प्रश्न तो नहीं है बच्चों, लेकिन ये भी समाजवादी है। और आपने एक नेता का नाम सुना होगा बच्चों, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सुने हैं नाम? ये लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की जो विचारधारा है, इनकी पार्टियों की जो विचारधारा है, राम मनोहर लोहिया से प्रेरित है बच्चों। किससे प्रेरित है? राम मनोहर लोहिया से प्रेरित है। सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अंबेडकर बच्चों, क्या है? बी.आर. अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस मेरे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। इनसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा। जगजीवन राम, सुभाष चंद्र बोस, और बच्चों यहां पर 8वें थिंकर होंगे जगजीवन राम, जगजीवन राम। तो ये आपको अच्छे तरीके से देखने हैं 8 थिंकर, लेकिन मुख्य रूप से फिर कहेंगे 3 देखने हैं। और 90% क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे गए हैं वो सिर्फ 3 थिंकर से पूछे गए हैं, महात्मा गांधी, नेहरू और टैगोर से। बाकी 10% में सारे थिंकर आ गए। कभी एक बार सुभाष चंद्र बोस से पूछ लिया, एक बार जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को अच्छे तरीके से तैयार करोगे क्योंकि बिहार के संदर्भ में उनकी भूमिका विशेष है। तो यहां पर बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों भी ध्यान देंगे कि जयप्रकाश नारायण को विशेष रूप से तैयार करना पड़ेगा, है ना।
तो ये है बच्चों हमारे चिंतक। और अब लास्ट बात बताएंगे, एक टॉपिक है बच्चों जो आपको अलग से बताएंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, आपने बच्चों इसके बारे में सोचा नहीं होगा, हालांकि हमने प्री के लेवल में इसे मेंस के लेवल से पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें आपको लेक्चर करेंगे और कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको नोटिंग भी करा देंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन बच्चों रेनेसा कहलाता है। क्या कहलाता है? रेनेसा। रेनेसा का मतलब है भारतीय पुनर्जागरण। क्या है बच्चों? भारतीय पुनर्जागरण। तो भारत का पुनर्जागरण कैसे हुआ, इसको हम कहेंगे सोशल रिलीजियस मूवमेंट, यानी सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे हुआ और बिहार में उसका प्रभाव क्या रहा, जानना चाहोगे? बिहार में उसका प्रभाव क्या रहा? तो बिहार का विशेष संदर्भ भी देख लेंगे, बिहार का विशेष संदर्भ भी देख लेंगे। और इस टाइम पर बिहार कहां था? बंगाल में। और बंगाल तो बच्चों केंद्र था। बंगाल क्या था? केंद्र था, राष्ट्रीय जागरण का भी और सामाजिक धार्मिक आंदोलन का भी। रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज, यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो का। हाँ, ये क्या है? ये अपने आप में कुछ ऐसे टॉपिक है जो मुख्य है और इनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना रहेगी। तो बच्चों कुल मिलाकर हमारा जो सिलेबस है हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और आप ये तो जानते ही है बच्चों कि जब हम यदि 1857 की क्रांति आपको पढ़ाएंगे तो फिर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि 1857 की क्रांति में कितने एस्पेक्ट पढ़ने हैं, है ना। पर मुख्य रूप से टॉपिक क्या है, ये टॉपिक हमारे रहेंगे। आपने सिलेबस नोट कर लिया? कला एवं संस्कृति, विद्रोह, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फिर भी यहां पर यदि बात करें तो थोड़ा सा कहीं कहीं जैसे कला एवं संस्कृति की बात करें तो मौर्य काल की कला, पाल काल की कला, पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग। यहां पर देखो बात करें तो बच्चों विद्रोह को 2-3 भागों में अलग से दिखाया गया। जैसे 1857 का विद्रोह है तो यहां पर 1857 का विद्रोह के यहां पर आप कर सकते हो ब्रिटिश प्रतिक्रिया। क्या करोगे? ब्रिटिश प्रतिक्रिया। बात नहीं करेंगे बच्चों, ब्रिटिश प्रतिक्रिया। और 1857 जनजातीय और साथ में क्या? किसान आंदोलन। इसमें ये अलग से जोड़ा है हमने, किसान आंदोलन। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद का उदय बताया कि नहीं? कांग्रेस का गठन, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी, होम रूल, चंपारण, असहयोग, सविनय, व्यक्तिगत और भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सारे टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा देखो ये पीपीटी के थ्रू भी आपको गांधी, नेहरू, टैगोर के विचार योगदान, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस का योगदान, अन्य विचारक अंबेडकर और पंडित दीनदयाल। ठीक है, तो ये शिक्षा में अन्य बिंदु, बिहार में शिक्षा का विकास, तकनीकी शिक्षा का विकास, शिक्षा एवं प्रेस का विकास, साथ में महिलाओं की भूमिका। क्या है? महिलाओं की भूमिका। तो महिलाओं की भूमिका, बिहार की महिलाओं की भूमिका के बारे में भी बात है। तो ये तो हो गया बच्चों पूरा सिलेबस। इसको लगाएंगे जाकर अपने रूम में स्टडी टेबल के ठीक ऊपर, रोज पढ़ेंगे इसे। ठीक है, कुरान, बाइबल और गीता की तरह करोगे इस काम को। अब आगे देखो। अब बच्चों आज की क्लास में हमें पहला टॉपिक शुरू करना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पर आने से पहले हम आपको बता दें कि 1857 की क्रांति में कोई भी प्रश्न 1857 की क्रांति में कोई भी प्रश्न 69वीं बीपीएससी में नहीं पूछा गया है। 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न। तो पिछले साल ये अपवाद रहा कि 1857 की क्रांति से कोई प्रश्न नहीं रहा, लेकिन अपवाद पूरा ब्रिटिश शासन के खिलाफ यदि प्रतिक्रिया की बात करो, ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसकी बात करो? प्रतिक्रिया की। ये हमने यहां पर प्रतिक्रिया समझाई हुई है। यह है प्रतिक्रिया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिक्रिया यानी कि विद्रोह। 1857 की क्रांति से कोई विद्रोह नहीं था। जनजातीय विद्रोह से एक विद्रोह था बच्चों, बस केवल
और वो था संथाल। 8 नंबर में संथाल पूछा गया है। किसान विद्रोह में चंपारण था और चंपारण ने दोनों कमी दूर कर दी। 2 क्वेश्चन थे चंपारण से एक, लेकिन ये मत सोच के जाना कि अब की बार नहीं आएगा, हो सकता है रिपीट कर दें। चंपारण से एक 8 नंबर का भी है और एक 38 नंबर का भी है, यानी केवल चंपारण आंदोलन से 46 नंबर का काम पूछा गया है बेटा। कितने नंबर का? 46। यानी चंपारण को ठीक तरीके से बच्चा तैयार करके गया होगा तो चंपारण से संबंधित विवेचना से उसे अच्छे नंबर मिल गए होंगे। तो ये हमने इसलिए बताया। तो बच्चों, लेकिन हमें इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना किसी भी बच्चे पर। जैसा हम कहते हैं कि एक व्यापक स्ट्रेटजी होती है, व्यापक रणनीति। 2 प्रकार की रणनीति बनाते हैं बच्चे। एक रणनीति बनाएगा कि आप बस कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस को रट लो, उससे जो आ जाए ठीक है। एक बच्चा व्यापक रणनीति बनाएगा, वो सिलेबस को देखेगा और ये पता करेगा कि बीपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है या अब तक पूछे है उसने, और उसी के हिसाब से चीजों को तैयार कर लेगा। तो ये होती है व्यापक रणनीति। तो इसे हमें कभी भूलना नहीं है, ना प्री में ना मेंस में, क्योंकि यदि आप इस रणनीति को भूल गए तो सिविल सर्विसेज का रोल है बच्चों, मतलब उसका एक बहुत मुख्य बिंदु यदि आप कहे तो वो ये है कि सिविल सर्विसेज में शॉर्टकट नहीं होता, और यदि आप करने का प्रयास करोगे तो आपको इसके भयंकर खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। तो हमें जितने टॉपिक हमारे सामने उन्हें तो अच्छे से तैयार करना ही है। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो पहले बच्चों हम थोड़ा सा, क्योंकि आपको कल एकदम सरसरी निगाह से आपको बताया था, आज लेकिन हम थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखो 69वीं बीपीएससी में किस तरीके की चीजें हमसे पूछी गई है। 69वीं बीपीएससी में इससे आप सहज अनुमान भी लगा सकते हो, कुछ बच्चे कल थे भी नहीं शायद, वो भी जान लेंगे कि 114 नंबर की हिस्ट्री है। हम टॉपिक पर आने से पहले आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये रोज नहीं बता पाएंगे फिर आपको, ठीक है। 114 मार्क्स की हिस्ट्री है बच्चों। 38 और बच्चों 8 + 8 + 8 + 7 + 7 यानी 7 + 7, यानी ये हो गया 38 + 38 + 38, ये 38 हो गए ना, 8 या 24 और 14 38, तो ये टोटल मिलाकर हो गए 114। क्या हो गए बच्चों? 114। तो 114 नंबर जो है वो कहां से आएंगे? हिस्ट्री से आएंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन हो गया, ध्यान देंगे 100 शब्दों में लिखना है, तो उसी तरीके से आपको ध्यान देना है। 100 शब्दों से ज्यादा समय से शब्द रखोगे, 90 में लिख दोगे अति उत्तम है, 90 में लिख दोगे अति उत्तम है। लेकिन यदि तुम्हारी भावनाएं कुछ ज्यादा ही हिलोरे खा रही है तो 100 लिख दिए, 110, 120 लिख दिए, बस इससे ऊपर जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इससे ऊपर यदि तुम जाओगे तो वो किसी और के लिए नहीं, वो आप लोगों के लिए आत्मघाती होगा। किसी और को तो क्या ही परेशान करोगे आप। आयोग का तो 1 मिनट लगेगी एग्जामिनर को ये करने में, लगेगी कि नहीं? तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो 100 वर्ड्स में ही लिखना है केवल। आदर्श शब्द सीमा बताई है मैंने, कितने वर्ड्स? 100, यानी 100 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें भारतीय परिषद अधिनियम, पहला क्वेश्चन जो हमने कल भी जिक्र किया था, जिससे परिषद अधिनियम से पूछा गया, इस अब तक नहीं पूछा गया था, लेकिन यदि बच्चा पॉलिटी पढ़ के गया होगा तो इससे संबंधित चीजें भी कर ली होगी। 8 नंबर में था। संथाल में अभी अभी बात कर रहा था, कितने नंबर में था? 8 में था। चंपारण कितने नंबर में पूछा? 8 में पूछा। आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन पूछ डाले। एक पूछा मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला, एवं मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला। वास्तुकला में मौर्य काल की गिनकर 3-4 पॉइंट लिखने थे। एक तो स्तूप बने कि नहीं, गुफाएं बने कि नहीं, और चंद्रगुप्त का महल। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत थी? यदि बच्चे को पता है महल कैसे बना और स्तूप का निर्माण कैसे, किसने करवाया और कैसे हुआ, कितने स्तूप, और साथ में नागार्जुन और बराबर की गुफाओं के बारे में जानकारी है, तो हो गया काम। और वो बहुत आसानी के साथ 100 शब्द बहुत रिच लिख सकता है और मार्क्स उठा सकता है। प्राचीन काल के गुफा चित्र इसके बारे में बताया था, बिहार की कैमूर की पहाड़ियां,
यहां से जो चित्र मिले हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आपके पास कैसे, जो कि शॉर्ट वाले हैं इसमें, लेकिन बच्चों कल भी आपको बताया था इसमें शॉर्ट में कोई विकल्प नहीं होता आपके पास, यहां विकल्पहीनता है। विकल्पहीनता का मतलब है कि यहां पर आपके पास और नहीं आएगा, अथवा नहीं आएगा, यानी आपको जो दे दिया उसी पर लिखना है। तो यहां आपको स्ट्रॉन्ग, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने वाला बच्चा इस रणनीति को अपनाएगा कि टॉपिक्स को बहुत विशेष तरीके से क्या करे, तैयार करे, ताकि लॉन्ग और शॉर्ट कोई सा भी क्वेश्चन आए तो उसे आराम से टैकल कर ले। और ये बच्चों बिहार के बारे में है। बिहार प्राचीन काल से शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र रहा। ये थोड़ा सा बच्चों प्राचीन काल से पूछा गया है, ये देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा टचअप दे दिया इसको प्राचीन काल के आर्ट एंड कल्चर से। ये भी एक अपवाद क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे कुछ ज्यादा कह नहीं सकते क्योंकि इसमें अथवा है, और अथवा में क्या दे दिया, चंपारण, जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है। तो चंपारण है ही यहां पर। तो आप बच्चों ने ज्यादातर ने, मैं बता रहा हूं आपको, 90% बच्चों ने चंपारण लिखा होगा, 90% ने चंपारण, 5% बच्चों ने केवल आपको बिहार, और 95 ने क्या लिखा, चंपारण। बच्चों आप बता रहे हैं हम आपको 90 से भी ज्यादा। एक क्वेश्चन बच्चों ये था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण। और बच्चों एक बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास, शिक्षा से भी 2 क्वेश्चन पूछ दिए, यानी देखो प्राचीन काल में शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र, और साथ में बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास। अभी बताया था ना कि हम आधुनिक शिक्षा का विकास पढ़ेंगे बिहार के विशेष संदर्भ में, वो भी पूछ लिया, और इसके प्रभाव क्या पड़े ये पूछ लिया। तो आप देख सकते हो कि प्रश्नों की जो प्रकृति है, जो नेचर है बच्चों क्वेश्चंस का, वो आसान नेचर है, यानी उनकी जो प्रकृति है वो आसान है, और साथ में सिलेबस से बाहर जाती हुई नहीं दिखती। बस इसी को ध्यान रखना, और इस बार भी इसी प्रकार के पेपर की उम्मीद करना। बस जो सिलेबस आपको लिखवाया गया है उसको व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करके जाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और बच्चों हम आपको 1857 की क्रांति पर लेकर चलते हैं। हम यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? आर्ट एंड कल्चर। ये बच्चों हम आपको बाद में एक दिन किसी समझा देंगे, किसी दिन ये 69वीं बीपीएससी के पूरे पेपर को हम किसी दिन डिस्कस भी कर देंगे कि कैसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सारा आपको बता देंगे। साथ में बच्चों हम आपको ये भी बताएंगे कि मॉडल क्वेश्चंस आप कैसे लिखें, है ना, क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे, इसकी भी जरूरत है। अब देखो यहां पे ये 1857 की क्रांति से संबंधित चर्चा है बच्चों। यह है 1857 की क्रांति। अब इसमें कुछ बातों को पहले समझते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। 1857 की जो सिलेबस लिख लिया बच्चों सबने? 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह जो है ये क्या है बच्चों, और ये ब्रिटिश प्रतिक्रिया में हमारा पहला टॉपिक है। ध्यान देंगे, हमने शुरू किया है सबसे पहले ब्रिटिश प्रतिक्रिया, तो अब हम ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया, हमने ये टॉपिक शुरू किया है बच्चों, ब्रिटिशों के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया। और इस टॉपिक में हमने 3 खंड है। इस टॉपिक के कितने खंड हैं? 3। पहला है 1857 की क्रांति, दूसरा है जनजातीय विद्रोह, और तीसरा है किसान आंदोलन। तो हम पहले इन्हीं ही समझेंगे अब तीनों को ही। क्लियर हुआ? फिर हम राष्ट्रीय आंदोलन पर चलेंगे। तो 1857 की क्रांति में देखो यहां पर सिस्टमेटिक चीजें यदि आप देखें बच्चों, तो हमने सबसे पहले 1857 की क्रांति के क्वेश्चंस लगाए हैं, ताकि हम आपको यह बता पाए कि देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है,
और जो बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर सिलेबस साथ साथ तो बेटा लिखे नहीं अब तक आप लोग ऑनलाइन वाले, सबने लिख लिया। और चलो खैर तुमने नहीं लिखा तो ये सब तो तुमको पीपीटी पहुंच जाएगी, तुम आराम से बेटा घर बैठ के लिखना, समय दे के लिखना, सजा सजा के लिखना, कर सकते हो ये काम। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में, और 2020 में पूछा गया 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। तो क्वेश्चन का पहला खंड जो है राष्ट्रीय है और दूसरा खंड जो है बिहार के विशेष संदर्भ में है। ध्यान दो, बिल्कुल एकदम कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। बैकग्राउंड तो इसीलिए बता रहे थे ना इतनी देर से कि एक बात हमेशा साथ में लेकर चलना है, बिहार का विशेष संदर्भ। जो भी पढ़ो बिहार का विशेष संदर्भ, क्योंकि वो हो सकता है क्वेश्चन की कहीं ना कहीं एक भाग जो है क्वेश्चन का, एक खंड जो है वो ये डाल दे कि बिहार पर प्रभाव, बिहार का योगदान। तो फिर क्या कहोगे? तो अब देखो बिहार में उसका क्या प्रभाव रहा, यह क्वेश्चन है। तो हमें क्या समझना है, पहले सबसे पहले यहां पर देखो 1857 की क्रांति में बिहार में क्या कारण थे ये नहीं लिखा है, शब्दों से खेलना पड़ेगा। कैसे? 1857 के विद्रोह के कारण पूछे, बिहार यहां नहीं है, बिहार यहां है, तो बिहार की चर्चा दूसरे खंड में करनी है। पहले खंड में क्या करना है? बिल्कुल, और दूसरे खंड में बिहार की भूमिका। तो पहले खंड में केवल कारण बताते हैं राष्ट्रीय, जैसे क्या कारण थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण, सैन्य कारण, है ना बच्चों, आर्थिक कारण, ये सब कारण थे, तो ये कारण बताने हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की चर्चा कीजिए। तो बच्चों यहां पर बिहार के योगदान की बात कर रहा है, तो कुंवर सिंह इससे बाहर निकल पाएंगे? बिहार का योगदान का मतलब यह है कुंवर सिंह का योगदान। किसका योगदान? कुंवर सिंह का योगदान पर बात करनी है आपको। इसका मतलब सीधा और साफ यही है। यह 63वीं बीपीएससी का भाग है, क्वेश्चन पूछा गया 63वीं में 2019 में। और बच्चों 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के योगदान की चर्चा, तो आपको सीधा 53वीं 54वीं बीपीएससी में 2012 में इसे पूछा गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह के उद्भव के कारणों पर चर्चा कीजिए, कैसे उठा। तो राष्ट्रीय कारणों के साथ साथ में बिहार के कारण को लगा के लिखना है, तथा उसकी असफलता का उल्लेख करे, तो असफलता बता दो कैसे असफल हो गया। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका, फिर से कुंवर सिंह की भूमिका। ठीक है, इस निष्कर्ष का निवारण करना कठिन है, यह थोड़ा सा अलग है बच्चों, इसको समझना ध्यान से। इस निष्कर्ष का निवारण कठिन है कि 1857 का तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन उठाया गया है बच्चों बिहार का विशेष संदर्भ, इसमें कोई चर्चा करनी नहीं है। यह क्वेश्चन सीधे सीधे उठाया गया है विद्रोह के स्वरूप को लेकर। किसको लेकर बच्चों? स्वरूप को लेकर, नेचर को लेकर। स्वरूप बच्चों कई प्रकार का है, जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकारों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। साम्राज्यवादी इतिहासकार का मतलब समझे, जो ब्रिटेन के शासन को भारत पर न्यायोचित बताते हैं कि भारत पर ब्रिटिश शासन क्या था? न्यायोचित था। और यह साम्राज्यवाद की परिकल्पना है, यानी साम्राज्य विस्तार की परिकल्पना थी, जिसे उपनिवेशवाद से भी जोड़ा गया। बात समझ पा रहे हो? तो ये स्वरूप को लेकर है। लेकिन कुछ इतिहासकार भारतीय भी तो थे, उन्हें कहते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी क्या कहते हैं कि नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो बच्चों हमें यह बताना पड़ेगा, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, क्या वास्तव में ये जो कथन दिया है ये सही है ना? और ये कथन सही नहीं है तो क्यों नहीं है?
और क्या हम इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। तो ये नेचर से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों ये 41वीं बीपीएससी में 1997 में पूछा गया है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन को बाद में रिवाइज नहीं करवाया गया, लेकिन बस हमारे लिए तो संकेत ही काफी है। इसका मतलब हम स्वरूप पर चर्चा करने जा रहे हैं, सीधी बात है, क्योंकि आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस की बारंबारता या आवृत्ति देखी जा सकती है। यस और नो? तो इसलिए इसे भी देखेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चंस में ज्यादातर बिहार की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका पर बात है, साथ में राष्ट्रीय संघर्ष की भी बात है। तो हमें अपनी बात को राष्ट्रीय संदर्भ में ही शुरू करना पड़ेगा। किसमें शुरू करना पड़ेगा? राष्ट्रीय संदर्भ में। तो अब राष्ट्रीय संदर्भ में बात शुरू करने में हम लोगों को कुछ बातों को समझना पड़ेगा। यह 1857 का विद्रोह है और इसमें हम थोड़ी सी बातें आपको बताते हैं बच्चों। जैसे 1857 की क्रांति में द रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें किन मुद्दों पर मुख्यतः बात करनी है? किन मुद्दों पर मुख्यतः बात करनी है? पहला, सबसे पहले हमें एक भूमिका का संदर्भ लेना पड़ेगा कि भूमिका या फिर इंट्रोडक्शन कैसा रहा। क्या हम इंट्रोडक्शन को, जब हम 1857 से संबंधित चीजें लिखेंगे तो हम किस प्रकार का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? सबसे पहले ये हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, यानी कि इसे हम बोलेंगे बच्चों कॉजेज। क्या बोलेंगे? कॉजेज, यानी कि कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, और कारणों में थोड़ा सा अंदर तक जाएंगे, यानी थोड़ी आंतरिक स्वरूप को भी खंगालेंगे। जैसे बच्चों वहां पर एक अवधारणा का प्रयोग हमने नहीं किया था, यहां पर करेंगे सामाजिक सहभागिता। घबराना नहीं है, पढ़ी तुमने सामाजिक सहभागिता भी है हमसे, लेकिन प्री के लेवल पर, और उसे तुम समझ नहीं पाए होंगे कि सर ये बात सामाजिक सहभागिता की ही कर रहे हैं। लेकिन अभी हम आपको समझाएंगे सामाजिक सहभागिता ये है कि समाज के विभिन्न समुदाय मिलकर इस क्रांति में भाग ले रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सामाजिक सहभागिता। जैसे श्रमिक वर्ग भाग ले रहे हैं, मजदूर वर्ग बिल्कुल ले रहे हैं। जैसे किसान वर्ग भाग ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। जैसे जमींदार वर्ग भाग ले रहा है, बिल्कुल ले रहे हैं। तो सैन्य वर्ग तो बिल्कुल भाग ले रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? समाज के अंग है ये समुदाय? ये सारे समुदाय समाज के अंग है या नहीं है? और जब ये समाज के अंग है तो इन समाज के सभी अंगों को मिलाकर जो सहभागिता हुई उसी को क्या कहा गया? सामाजिक सहभागिता। ठीक है, यानी कि सोशल जो कंट्रीब्यूशन एक तरीके का रहा वो। 1857 की क्रांति के कारणों को विशेष तरीके से समझेंगे और बहुत डिटेल में जाके राजनीतिक कारण, यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों आंदोलन हुआ, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों आंदोलन हुआ, और ब्रिटिश का शोषण, आर्थिक शोषण कैसा था। जैसे तिलक का बच्चों एक कथन है जो कि बहुत फेमस है। तिलक का कथन है कि दुनिया का कोई भी मानव समाज, सभ्य मानव समाज ब्रिटिश शासन को 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटा केवल। बस आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि तिलक ने कितनी बड़ी बात बोली। सभ्य समाज 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 1857 की क्रांति को विस्तार से देखेंगे। क्रांति का आरंभ बच्चों एवं विस्तार। क्रांति का आरंभ एवं विस्तार ये समझेंगे, यानी कि क्रांति की बिगिनिंग एंड एक्सपेंशन। बिगिनिंग कैसे हुई, क्रांति शुरू कैसे हुई, और फिर उसका विस्तार
कैसे हुआ। इसके बाद हम समझेंगे बिगिनिंग और विस्तार के बाद सीधा हम आएंगे बच्चों असफलता के कारण। असफलता के कारण, असफलता के कारण, असफलता के कारण भी बच्चों थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि आपके पास यदि असफलता के कारण ही एक खंड हो तो 10 शब्द लिख के तो नहीं छोड़ सकते, विस्तार तो थोड़ा देना पड़ेगा। तो असफलता के कारण को गहराई में जाकर देख लेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। असफलता के कारणों के बाद हम विचार करेंगे बच्चों परिणाम पर। किस पर? परिणाम पर नहीं, पहले स्वरूप पर करेंगे। स्वरूप, स्वरूप का मतलब यहां पर बच्चों नेचर है, नेचर है। यह आंदोलन राष्ट्रीय था, सैनिक था, राष्ट्रीय था, सैनिक था, या स्वतंत्रता संग्राम था, या धार्मिक लड़ाई थी, बस ये। जैसे बच्चों एक बहुत फेमस इतिहासकार है टी.आर. होम्स। कौन है? टी.आर. होम्स। जैसे बेंजामिन डिजरायली है ना बच्चों, ब्रिटिश सांसद है बेंजामिन डिजरायली। बेंजामिन डिजरायली कहते हैं कि 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह तो नहीं था बिल्कुल भी, बल्कि यह एक कैसा विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। यह साम्राज्यवादी होते हुए, लेकिन कैसे इतिहासकार है जो राष्ट्रीय विद्रोह बता देते हैं किसे? 1857 के। साथ में एक बात और जोड़ देते हैं, साथ में एक कथन यह भी जोड़ते हैं कि यह बात माननी बहुत भारी भूल होगी। इस बात को हम बिल्कुल नहीं मान सकते, भारी भूल होगा यदि हम ये मान ले कि केवल चर्बी लगे कारतूसों से ही विद्रोह हो गया। चर्बी लगे कारतूस या फिर बंदूकें और कारतूस, उनका कथन सुनो, बंदूकें और कारतूस साम्राज्य परिवर्तित नहीं कर सकते, ये राष्ट्रीय घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। जितना व्यापक विद्रोह था, मजदूर की भूमिका, जमींदारों की भूमिका, मजदूर कौन सा गोली चला रहे थे? किसान कौन सा गोली चला रहे थे? तो यदि आप सैनिक विद्रोह कहते हो तो इसका मतलब वो लोग भी तो सहभागी है ना इसमें। हाँ, तो गोली चलानी, बेगम हजरत महल को कौन सा गोली चलानी पड़ रही थी बच्चों? सैन्य विद्रोही थोड़े ना था। तो फिर तो इसका मतलब सामाजिक सहभागिता कुछ थी नहीं, बस केवल सैनिक ही थे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, सैन्य विद्रोह से ज्यादा था। कौन कहते हैं? बेंजामिन डिजरायली। वो वी.डी. सावरकर भारत में कहते हैं, वो राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं कि नहीं? प्रथम राष्ट्रीय संग्राम। अच्छा, अब सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, स्वतंत्रता। एक और इतिहासकार है बच्चों जिनका नाम है टी.आर. होम्स, साम्राज्यवादी। ये कहते हैं सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। ध्यान देंगे बच्चों, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। यहां सभ्य का मतलब है ब्रिटिश यानी यूरोपियन कम्युनिटी, और बर्बर का मतलब है यानी कि इंडियंस या भारतीय कम्युनिटी। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है, और सभ्यता की जीत हुई बाद में, वो ऐसा कहते हैं। तो टी.आर. होम्स के कथन को भी देखा जाना चाहिए। किसको? टी.आर. होम्स के कथन को देखा जाना चाहिए। होम्स क्या कहता है, ये सब चीजें हम विस्तार से देखेंगे। साथ में बच्चों हम परिणाम या प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे? परिणाम या प्रभाव देखेंगे कि क्या परिणाम रहा 1857 की क्रांति का, या फिर क्या प्रभाव देखा गया, यह भी हमें समझना है। और इसके बाद बच्चों हम एक और चीज समझेंगे, वो है मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन भी हम विशेष रूप से देखेंगे लास्ट में। क्या देखेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन को लास्ट में देखेंगे। इसे कहते हैं इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन करेंगे बाद में। ठीक है, महत्व क्या है, कैसे। और बच्चों अब समझो, बिहार के विशेष संदर्भ में, या बिहार, देखिए क्या लिखा, ऑब्लिक कुंवर सिंह की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका। तब जाकर हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित संपूर्ण विवेचना समाप्त होगी। बात समझ में आई हो तो बोलो यस। आई समझ में?
अरे सिलेबस दिमाग में क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये पढ़ना है। साथ में बच्चों फिर हमने बताया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 69वीं बीपीएससी का पूरा पेपर आपको हमने दिखाया कि देखो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। और अब हम पहले टॉपिक पर आए और हमने टॉपिक लगाकर आपको बताया कि पहला टॉपिक हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिक्रिया पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय प्रतिक्रिया। और उसमें पहला टॉपिक, 3 टॉपिक है उसमें। पहला 1857 की क्रांति, दूसरा जनजातीय विद्रोह, ठीक है, या फिर तीसरा किसान आंदोलन। और उसमें बच्चों हमने पहला शुरू किया 1857 की क्रांति। क्या शुरू किया? 1857 की क्रांति, बिल्कुल। तो ये बच्चों 1857 की क्रांति का जो आपको जाएगा, ये है बच्चों पूरा स्ट्रक्चर। विद्रोह की भूमिका क्या थी? विद्रोह के कारण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण। विद्रोह का स्वरूप यहां पहले बता दिया। विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का विस्तार। साथ में बच्चों विद्रोह के विस्तार के बाद असफलता के कारण, असफलता कारण विद्रोह का परिणाम एवं प्रभाव, और विद्रोह का महत्व जिसको आपने बाद में मूल्यांकन, और विद्रोह में कुंवर सिंह का योगदान एवं उनका मूल्यांकन। यह 1857 की क्रांति से संबंधित संपूर्ण एस्पेक्ट्स है, पूरे पक्ष है। अब समझ में आ गया? अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तव में 1857 की क्रांति की भूमिका क्या रही होगी, है ना। किस प्रकार 1857 की क्रांति को देखा जा सकता है। तो हमें इस पर कुछ बातों पर विचार करना पड़ेगा, जैसे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात हमें यह देखना पड़ेगा बच्चों भूमिका में कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। साथ में दूसरा पॉइंट हमें यह देखना पड़ेगा कि पिछले 100 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में भारत में या भारत पर ब्रिटिश प्रभाव 100 वर्षों में क्या पड़ा बच्चों? क्या अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई? क्या अर्थव्यवस्था के साथ साथ, क्या बेटा सो लिया करो, रात में सोया करो बेटा अच्छे से। रात में अच्छी नींद लेना जरूरी है नहीं? नहीं तो तैयारी करते करते मानसिक रोगी बन जाओगे। सच बता रहे हैं हम आपको। या तो तुम खुद सो जाओ या तो डॉक्टर सुलाएगा। डॉक्टर नींद की गोली देके सुलाएगा ना फिर। अच्छा, अब तुम जो है, अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे सोचने से ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं हिलेगा। ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का एक कण नहीं हिलेगा तुम्हारे सोचने से। अब सोच के देखो, जो होना है होकर रहेगा। तुम्हारा काम है कर्तव्य को पूरा करना, करना है कि नहीं। और इस बात को सोच करके ये भी ध्यान देखना बेटा, यहां देखो ध्यान से। पूरे दिन की प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित करोगे। कितने भागों में? कितने घंटे हैं? कितने भाग होंगे? पहला 8, दूसरा, तीसरा। ये 8 क्या है? स्लीपिंग, है ना। या पहले हम स्टडी लिख रहे थे, तुम देखो पहले नंबर पर हम लिख रहे थे स्टडी यानी अध्ययन, और तुम देखो कितने सोने पर पीछे पड़ गए। तुमने सबसे पहले सोने को ही चुन लिया। अच्छा, तो बच्चों ये 8 जो है, 8 घंटे आपको सोना है ना। या 6 से 7 घंटे से कम बिल्कुल नहीं। सुन लो बेटा ध्यान से, 6 से 7 घंटे से बिल्कुल भी कम नहीं हम बता रहे हैं। और जो इस बात को नहीं मानेगा वो डॉक्टर से मानेगा, ठीक है। क्योंकि शारीरिक क्षमता भी कोई चीज होती है, और आपको यदि ज्यादा आउटपुट निकालना है, अब आप देखना, किसी बच्चे ने पक्का देखा होगा आप लोगों ने, आप तो प्रयोग करता हो, प्रयोग धर्मी हो आप तो, है कि नहीं। बड़े बड़े प्रयोग किए आपने जीवन में।
आपने प्रयोग किया होगा किसी दिन 4 घंटे दिन भर पढ़ने की कोशिश में, आउटपुट निकला होगा 10%। नींद पूरी हुई नहीं, आउटपुट निकला, पढ़ा 100%, 10% या 20%, ज्यादा बुद्धिमान है 30%। ठीक है। और अब एक बच्चा है जो बढ़िया नींद लिया है और 7 घंटे के लगभग सोया है, उसका आउटपुट जाएगा 80% तक। ज्यादा चीजों को पढ़ाकर क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। डाइजेस्ट ज्यादा करेगा। तो ये काम जरूर, ये काम करना है, ये नहीं करना बच्चों। ठीक है। 8 घंटे में क्या बच गए? ये योगा, ध्यान, डीवीसी दाल भात चोखा, भोजन, और सुनो ध्यान से, रील उड़ाना भी इसी में शामिल है जो कि बिल्कुल नहीं उड़ाना। यानी बच्चों मनोरंजन यदि कुछ करना है, आपको घर पर बात करनी है या कुछ और कार्य करना है, अच्छा कपड़े भी तो धोने हैं, बर्तन भी साफ करने हैं, ये काम करना है, ये सब 8 घंटे में जाएगा। सोना अब जो हमने एक पक्ष छोड़ दिया इसमें, वो लिखा नहीं, ये है टॉक टू महिला मित्र। ये तुम्हारे विवेक पर छोड़ दिया पूरा। तो ऑनलाइन वाले भी इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा अगली पॉइंट देखो बच्चों। अच्छा इसमें बच्चों एक हानि और भी है, जब आप क्लास में सही सजग रूप से नहीं बैठेंगे तो क्लास में भी आप ठीक तरीके से चीजों को जो पढ़ाई गई ना उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो इसको भी ध्यान रखना है। पिछले 100 वर्षों में भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तीसरा बच्चों भूमिका में देखो क्या क्या पॉइंट हमें डालने पड़ेंगे। तीसरा टॉप पॉइंट हमें डालना पड़ेगा, वास्तव में ब्रिटिश शासन, वास्तव में ब्रिटिश नीतियों का, वास्तव में ब्रिटिश नीतियों का उत्पाद था या प्रभाव था। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यानी भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों और उसके चरित्र का परिणाम था। नीतियां और चरित्र दोनों का परिणाम था बच्चों। तो ये हमें भूमिका में डालना है। साथ में बच्चों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया, सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, उत्पाद बेटा उत्पाद है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, लिख लो आप, हम समझाएंगे इसको, अब घबराओ मत। आप कहोगे तो इकोनॉमिक्स का वर्ड आ गया, उत्पाद है ना। और लास्ट बेटा ध्यान से देखो, लगभग सभी वर्गों की भागीदारी, लगभग सभी वर्गों की भागीदारी पहली बार, प्रथम बार दिखाई देती है, दिखाई देती है। और सशक्त प्रतिक्रिया थी, ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इससे कथन से जान सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल एकदम, यहां ध्यान रखेंगे। एक ह्यूरोज के कथन को ले सकते हैं इसके लिए। जब वह झांसी के विद्रोह को दबा रहा था तो बच्चों झांसी की रानी ने बहुत सशक्तता का परिचय देते हुए और उनका सामना किया, और
हीरोज को यह कहना पड़ा कि बस भारत का राजपाट हाथ से निकल ही गया था और भारत में सिर्फ एक ही मर्द से पाला पड़ा है, वो है महारानी लक्ष्मीबाई। अब ध्यान देंगे इस बात पर कि उन्होंने ऐसा कहा, तो इसका मतलब यदि सारे लोग बिहार में बच्चों 12 जून आपको पता है 12 जून की घटना, जबकि विद्रोह 10 मई से शुरू हो रखा है, यदि सारे लोग एक साथ आ जाते, योजना के तहत आ जाते, रणनीति के तहत समन्वय के साथ आ जाते, तो निश्चित रूप से विद्रोह सफल हो गया होता। लेकिन इनके पास समन्वय नहीं था, संसाधन नहीं थे, एक रूपता योजना नहीं थी, एकता नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं थे। ये सारी कमियों ने बच्चों इन्हें क्या कर दिया, ब्रिटिशों के सामने एक बड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद भी असफल होने पर मजबूर कर दिया। इसे समझते हो कि नहीं समझते हो? तो बच्चों हम भूमिका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भूमिका, लिखे भूमिका। सबसे पहले तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या बनाना था आपको? सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको यह बनाना था, भूमिका, क्रांति, आरंभ एवं विस्तार, असफलता के कारण, स्वरूप, परिणाम एवं प्रभाव, उसके बाद मूल्यांकन और बिहार कुंवर सिंह, और उसके बाद मैंने आपको जो बताया भूमिका के ये पक्ष। बच्चों भूमिका के कौन से पक्ष? ये पक्ष, ठीक है। अब लिखो, इसमें भूमिका में पहले लिखना शुरू करेंगे। भूमिका में पहला पॉइंट लिखेंगे, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रियाओं में सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया थी। भारतीय प्रतिक्रियाओं में सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया थी, सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया थी। 1757 से 1857 के मध्य, इसी में अगला पॉइंट बनाएंगे, 1757 से 1857 के मध्य 100 वर्ष के काल में 100 वर्ष के काल में ब्रिटिश नीतियों ने भारत के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया, प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। वास्तव में 1857 की क्रांति, वास्तव में 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र, भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम, और उसकी नीतियों का परिणाम थे। ब्रिटिश शासन के चरित्र और उसकी नीतियों का परिणाम थे। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति में भारत में सामाजिक सहभागिता 1857 की क्रांति में भारत में सामाजिक सहभागिता
पहली बार देखी गई। यहां सामाजिक सहभागिता से तात्पर्य है कि यहां सामाजिक सहभागिता से तात्पर्य है कि समाज के विभिन्न समुदायों या समाज के विभिन्न वर्गों समाज के विभिन्न वर्गों का एक साथ आना तो सामाजिक सहभागिता का मतलब क्या था? सभी वर्गों का एक साथ आना, समाज के विभिन्न वर्गों का एक साथ आना। जैसे 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 श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, सैन्य वर्ग, जमींदार वर्ग इत्यादि, जमींदार वर्ग इत्यादि सभी वर्गों का एक साथ आ जाना और ये वर्ग एक साथ आए, सामाजिक सहभागिता देखी गई। यस और नो बच्चों? अब सामाजिक सहभागिता को और डिटेल से आपको समझाएंगे, लेकिन यहां पर तो चूंकि हम क्या लिख रहे हैं? भूमिका लिख रहे हैं। तो सामाजिक सहभागिता यहां पर देखी गई। लिखिए फिर से अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके। 1857 की क्रांति ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। नींव को हिलाकर रख दिया यानी ये सशक्त प्रतिक्रिया है बच्चों। और ब्रिटिश शासन की नींव पर प्रहार किया, नींव को हिलाकर रख दिया। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा या विद्रोह क्या रहा? असफल। लेकिन फिर भी बच्चों ब्रिटिश शासन की नींव को इसने क्या कर दिया? हिला दिया। तो ये है। तो हमें 3-4 पॉइंट लिखने हैं भूमिका में, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों आप लोगों को। पहला पॉइंट ये लिखना है कि कैसे प्रतिक्रिया थी ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ। देखो हमने उसी के हिसाब से लिखवाते चले गए हम आपको, तो ऐसे ही आपको भी करना है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। 100 सालों में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को प्रभावित किया, वास्तव में ब्रिटिश शासन की नीतियों का परिणाम था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सर्वाधिक सशक्त प्रतिक्रिया थी जितनी भी अब तक प्रतिक्रिया हुई, और लगभग सभी वर्गों ने भागीदारी प्रथम बार की, जिसको कहा गया सामाजिक सहभागिता। क्या कहा गया? जिसे हम और ज्यादा डिटेल से समझेंगे। तो ये तो बच्चों केवल भूमिका है। क्लियर? अब हेडिंग लगाइए, क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण। की क्रांति के कारण लिखिए। अठारह की क्रांति के निम्न कारण थे। 1857 की क्रांति के निम्न कारण थे। जैसे नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 2 3 करके लिखोगे। सामाजिक धार्मिक कारण, ब्रैकेट में सामाजिक सहभागिता,
सामाजिक धार्मिक कारण ब्रैकेट में सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता लिखे। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण या विद्रोह की राजनीतिक पृष्ठभूमि, कभी कभी ऐसे घुमा के पूछ लेता है ना बच्चों। देखो राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक पृष्ठभूमि ओब्लिक करके लिख सकते हो, यहां पर ओब्लिक करके लिख सकते हो बेटा। राजनीतिक पृष्ठभूमि आंदोलन की, बैकग्राउंड क्या था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहते हैं बेटा इसको, राजनीतिक पृष्ठभूमि कहते हैं। देखो इकोनॉमिकल कॉजेज, आर्थिक कारण या आर्थिक पृष्ठभूमि भी कह सकते हो इसको भी, आर्थिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि। सैनिक, सैन्य पृष्ठभूमि, सैन्य पृष्ठभूमि। और लास्ट में लिखो बच्चों तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण यानी इमीडिएट कॉजेज। तो बच्चों सामाजिक धार्मिक को आप सांस्कृतिक कारणों में भी ले सकते हो, यहां पर आप ओब्लिक करके सांस्कृतिक कारण भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सांस्कृतिक कारण लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर देखो गिनकर हमारे पास कितने कारण हो गए, सामाजिक धार्मिक हो गया जिसको हमने सांस्कृतिक कहा, राजनीतिक कारण हो गए, राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसे कहा, आर्थिक कारण हो गए जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी, सैन्य कारण हो गए बच्चों यानी कि सैनिक किस प्रकार प्रभावित हुए, और तात्कालिक कारण हो गए। ये सारे कारण थे बच्चों जिसके कारण 1857 की क्रांति देखी गई या हुई। क्लियर। अब हमें एक एक कारणों पर विचार करना है। पहले सबसे पहले हम सामाजिक धार्मिक कारणों को देखेंगे। सामाजिक धार्मिक कारणों को देखने में हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, जैसे सामाजिक धार्मिक या फिर सांस्कृतिक कारण। देखिए इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाओ और इन शब्दों से फेमिलियर हो जाओ। कारण, अब इसमें इसे कहेंगे सोशियो कल्चरल कॉजेज। क्या कहेंगे, सोशियो कल्चरल कॉजेज कहेंगे इसको, कल्चरल कॉजेज ये इसको बोलेंगे। अब ये कौन कौन से सोशियो कल्चरल कॉजेज है इसे देखना पड़ेगा हमें। जैसे पहला जो है, पहला सामाजिक कारण यह है बच्चों कि समाज के विभिन्न समुदायों को प्रभावित करना। समाज के विभिन्न समुदाय कौन कौन से हैं, समाज के विभिन्न समुदायों को प्रभावित करना। अब विभिन्न समुदाय कौन कौन से हैं को प्रभावित करना। जानते हैं कैसे प्रभावित कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे बच्चों इन्होंने श्रमिकों को प्रभावित किया, तो श्रमिक कैसे प्रभावित होंगे, श्रमिक प्रभावित होंगे बच्चों विऔद्योगीकरण से, अनौद्योगीकरण से होंगे। अनौद्योगीकरण से वो क्या होंगे, अनौद्योगीकरण से अनौद्योगीकरण होगा। अब याद करो हमने एक बात आपको प्रीलिम्स के दौरान भी बताई थी बच्चों, आज फिर आपको बताना चाहेंगे कि कार्ल मार्क्स हमें बताते हैं कि 1850 के दशक में भारत में कोई उद्योग नहीं था। यानी 1850 के दशक में 1850 के आसपास कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भारत में कोई भी उद्योग नहीं था। कार्ल मार्क्स एक बात और कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने, ध्यान देंगे बच्चों, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय बुनकरों और भारतीय कारीगरों को बिल्कुल एकदम तोड़ कर रख दिया था आर्थिक रूप से, क्योंकि इस चरण में वो कच्चे माल की सप्लाई ब्रिटेन कर रहे थे, तो श्रमिकों को रोजगार मिल ही नहीं रहा था।
और जब श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेंगे तो वो कृषि में जाएंगे, और कृषि में क्या है, बहुत पहले से ही कम स्कोप है, कर की दर ज्यादा है। तो जब पहले से ही कम स्कोप है तो यहां बच्चों अकाल की स्थिति बनेगी। तो अनौद्योगिकरण से कौन असंतुष्ट था बच्चों, यानी कि श्रमिक जो है वो पूरे तरीके से असंतुष्ट था या नहीं था, अनौद्योगिकरण। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो, पहले भारत का श्रमिक जो था बच्चों, मजदूर जो था, उसके लिए मजदूरी के बहुत सारे कारीगरों, मजदूरी के बहुत ज्यादा उसके पास क्या थे, अलग अलग दरवाजे थे, वो किसी से भी काम करके अपनी आजीविका कमा सकता है। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं। अब यदि बात करो बच्चों किसान की, किसान कैसे प्रभावित है, किसान भी तो अंग है ना किसका, समाज का। तो किसान प्रभावित है बच्चों कर की ऊंची दरों से, कर की ऊंची दरों से किसान प्रभावित है, और धन के निष्कासन से, धन के निष्कासन से, साथ ही साथ बच्चों साहूकारों से, किससे, साहूकारों से, और उस पर ऋण बहुत ज्यादा है, ऋण होने के कारण वो क्या है, असंतुष्ट है। और एक भी कार्य ब्रिटिशों ने बच्चों भारतीय एग्रीकल्चर के लिए अच्छे कदम नहीं उठाए, तो वह असंतुष्ट हो गया। किसान, कर की ऊंची दरें, धन का निष्कासन बहुत ज्यादा, साहूकारों से उसने ऋण लिया, असंतुष्ट हो गया। धन के निष्कासन का मतलब समझते हो, भारत के उत्पाद का, भारत का एक ऐसा प्रोडक्शन जो भारत में हुआ है और वो किसी ना किसी माध्यम से उसे विदेश भेज दिया गया, इसका मतलब है धन का निष्कासन। आपने उसे बनाया, आपने उसे प्रोड्यूस किया, आपने उसे क्या किया, प्रोड्यूस किया, लेकिन आपके लिए यूज के लिए वो नहीं है, आपके यूज के लिए वो नहीं है। इसका मतलब क्या है, धन का निष्कासन। दादा भाई नौरोजी ने इसे अनिष्टों का अनिष्ट बताया है, यानी ये तो अनिष्टों का अनिष्ट है, इसे एविल ऑफ एविल्स, यानी कि इससे बड़ा तो अनिष्ट कोई और हो ही नहीं सकता। ये कुचक्र है जो, तो किसान प्रभावित होंगे। अब तुम सोच रहे होंगे बहुत देर से कि सर जमींदार कैसे प्रभावित होंगे, जमींदार तो मजे में थे, कुछ जमींदार भी प्रभावित थे, राजस्थान के जमींदार, बिहार के जमींदार, कई सारे जमींदार देखोगे आप बड़े पैमाने पर प्रभावित है। जमींदार प्रभावित कैसे है इसको समझो, एक बार ध्यान से सुनो। जमींदार प्रभावित है सूर्यास्त नियम से, सूर्यास्त के नियम से जमींदार प्रभावित है। सूर्यास्त का नियम क्या है, सूर्य अस्त होने से पहले उसको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, इसे कहते हैं सूर्यास्त का नियम, जो बताया था आपको पहले भी, इसे क्या कहते हैं, सूर्यास्त का नियम। अब इससे प्रभावित है जमींदार, और जमींदार प्रभावित है, वह भी धीरे धीरे उसकी जमींदारी, और ब्रिटिशों के पास अधिकार थे तो वह जमींदारी भी छीन सकता था, तो इसलिए जमींदार भी क्या है, क्रोधित है, और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन असंतुष्ट है, बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन असंतुष्ट है। सैनिक को देख लो बच्चों एक बार, सैनिक कैसी स्थिति में है। सैनिक के पास दूर दराज, पहली बात तो तिलक लगाने की परंपरा सैनिकों को है ही नहीं, अब वो तिलक नहीं लगाएगा माथे पर। समुद्र पार यात्रा को अपवित्र माना जाता था, लेकिन समुद्र पार की भी पोस्टिंग मिलेगी, तिलक नहीं लगाएगा माथे पर और पगड़ी धारण नहीं करेगा, बल्कि अब क्या करेगा, अब तुर्रा का प्रयोग करेगा, तुर्रा का, तुर्रा समझते हो, और पंख का एक, और तुर्रा का। तुर्रा बच्चों एक चमड़े का बना होता था और उसको टोपी के ऊपर लगा दिया जाता था जिसमें पंख लगाया जाता था, देखा है, उसको बोलते हैं तुर्रा। क्या बोलते हैं, तुर्रा। टोपी के ऊपर, कैप के ऊपर देखना कभी भी, जो टोपी पहनेगा उसके ऊपर एक गोल गोल सा होता है, उसको बोलते थे तुर्रा। वो मांस का बना होता था, चमड़े का बना होता था, और उसमें भी ये बताया जाता है, उसमें भी गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग। अब ये लगाओ और माथे पर लगाकर घूमो इसको, ये बात है। मस्तक जो तिलक करके जाते हो वो तो है नहीं, अब इस चमड़े को लेके घूमो। तो सैनिक भारी मात्रा में क्या थे, असंतुष्ट थे। ऊपर से बच्चों उनके वेतन कम थे, उनकी सुविधाएं कम थी, उन्हें एक यूनिफॉर्म दी जाती थी, और उन्हें खाना दोयम दर्जे का दिया जाता था।
और यूरोपियों के मामले में उनके भेदभाव बहुत ज्यादा थे। और एक बात और, उनको भारत के उच्चतम पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। बात समझ में आई या नहीं आई? तो उच्चतम पदों पर हवलदार से ऊपर रैंक पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ये क्या है? सैनिक प्रभावित। बस यही सामाजिक सहभागिता है। यस और नो? समाज के सभी अंग आ गए, ये सामाजिक सहभागिता होगी। तो लिखो, सामाजिक धार्मिक कारणों में ब्रिटिश नीतियों ने, टाइम हो गया लगता है, तो इसे कल लिखें, कल यहीं से लगवा के इसे शुरू करेंगे। पहले ध्यान से सुनेंगे, कल से क्वेश्चन लिखना देना शुरू कर देंगे और आपको लाकर कल एक और क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन भी दिखाएंगे। मॉडल क्वेश्चन आज भी लेकर आए थे लेकिन आपको दिखा नहीं पाए। ये देखो, हैंड रिटन टाइप से है मॉडल क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, तो इसको भी आप ऐसे मत देखो लालायित दृष्टि से। ये आपको मिलेगा कब मिलेगा? अपलोड करवा देंगे, निकलवा लेना प्रिंट। ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है, अपलोड करवा देंगे, ठीक है? और उसे देखकर लिखो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसे यदि सिर्फ एक लेना है तो प्रिंट बंटवा देते थे। बताओ हर टॉपिक में लेना है क्या? तो बस तो फिर निकलवा लेना प्रिंट, ठीक है? तो कल मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। आज की बातें समझ में आई आप लोगों को? इन चीजों को फॉलो करोगे सिलेबस वगैरह को? तो कल मिलते हैं फिर से और सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? थैंक यू।